So we'll go ahead with next question. इस टाइप के क्वेश्चंस भी रिपीटेड होते हैं, मतलब दे विल अपीयर इन सीईटी टाइप ऑफ एग्जाम्स, नीट एंड समटाइम्स रेयरली इन जेडब्ल्यू. So let's see what they're asking you is two thin dielectric slabs. तो यहाँ पे दो thin dielectric slab आपको दिख रहे होंगे और dielectric constant K1 and K2 are inserted between the plates of a parallel plate capacitor. तो ये parallel plate capacitor के बीच में आपने दो slab डाल दिए as shown in figure. The variation of electric field E between the plates, that distance D as measured from plate P is correctly shown by. तो जिनको क्वेश्चन नहीं समझा मैं एक बार क्वेश्चन पूरा रिपीट कर देता हूँ. वेरी सिंपल क्वेश्चन. तो ऐसा है दैट यू हैव अ कैपेसिटर. ये कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट है, इसका नाम है P. देन यू हैव अनदर प्लेट विच इज Q. दिस इज अ नेगेटिव प्लेट. तो एक प्लेट है P, वो पॉजिटिव प्लेट है, दूसरा प्लेट है Q, वो नेगेटिव प्लेट है. इन दोनों प्लेट्स के बीच में हमने दो थिन डाइलेक्ट्रिक्स इंसर्ट कर दिए. एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था K1, दूसरे का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2. और आपको क्वेश्चन में एक चीज और बताई है कि K1 इज लेस देन K2. ऐसा बोला है ना, K1 इज लेस देन K2 बोला है. यस, तो वो भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. तो दिस इज डाइलेक्ट्रिक विद कांस्टेंट K1 एंड दिस इज विद कांस्टेंट K2. आपको बोला है हाउ डज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स वेरी विद डिस्टेंस. कहाँ से? P प्लेट से Q प्लेट तक, है ना. विद डिस्टेंस D एज मेजर्ड फ्रॉम प्लेट P. तो तुम P प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करना स्टार्ट करोगे. कहाँ तक करोगे? Q तक. तो वेरिएशन क्या आएगा, ऐसा क्वेश्चन है. तो व्हाट वी कैन डू इज हम एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं. तो ग्राफ ही तो पूछा है. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्लॉट करोगे और यहाँ पे डिस्टेंस प्लॉट करोगे D. लुक एट द ग्राफ, E वर्सेस D, E वर्सेस D, E वर्सेस D, ऐसा ग्राफ है. तो रिमेंबर इन प्रेजेंस ऑफ एयर, मतलब जब डाइलेक्ट्रिक नहीं होगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम. उसकी वैल्यू कितनी होती है? हमने जब कैपेसिटर्स का थ्योरी देखा था, कैपेसिटर्स के दो प्लेट में जब एयर था तब मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्रेजेंस ऑफ एयर को नॉर्मली हम लोग E नॉट से डिनोट करते हैं. E नॉट किससे? E नॉट किससे? E नॉट. तो अगर आपको याद होगा, जहाँ जहाँ पे एयर है वहाँ वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम E नॉट बोल देंगे. और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक ये कम होता है कि ज़्यादा होता है? नहीं याद. When we started with dielectrics and polarization, ये टॉपिक हमने जब स्टार्ट किया था तब सबसे पहले हमने डाइलेक्ट्रिक क्या होता है डिफाइन किया था. डाइलेक्ट्रिक इज एन इंसुलेटर विच इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इलेक्ट्रिकल चार्ज इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप डाइलेक्ट्रिक को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो डाइलेक्ट्रिक के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या हो जाते हैं? सेपरेट. इसको बोलते हो पोलराइजेशन. द सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इज नोन एज पोलराइजेशन. फिर मैंने आपको दो टाइप के डाइलेक्ट्रिक बताए थे, एक था पोलर डाइलेक्ट्रिक, एक था नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक. पोलर डाइलेक्ट्रिक बनता है पोलर मॉलिक्यूल से. पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स, जैसे H2 हो गया, राइट. या फिर HCl इज ऑल्सो नॉन पोलर मॉलिक्यूल. पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है? द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑलरेडी सेपरेटेड. तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं करता, सच मॉलिक्यूल्स आर सेड टू बी पोलर मॉलिक्यूल्स. याद आ रहा है ये? The molecules in which the centers of positive and negative charges do not coincide are known as polar molecules, and a substance which is made up of polar molecules is known as polar dielectric. तो जब पोलर सब्सटेंस बनता है, मतलब पोलर डाइलेक्ट्रिक बनता है, तो बहुत सारे पोलर मॉलिक्यूल्स एक साथ आते हैं, लेकिन हर एक का डायरेक्शन क्या है? रैंडम है, रैंडम ओरिएंटेशन है. तो बिकॉज ऑफ दिस रैंडम ओरिएंटेशन व्हाट इज द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द सब्सटेंस? 0. और नॉन पोलर में क्या होता है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड करता है. द मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड आर नोन एज नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, एंड सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स इज नोन एज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक. तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में डाइपोल मोमेंट वैसे भी 0 होता है, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल के पास
खुद का डायपोल मोमेंट नहीं है, तो टोटल सब्सटेंस के पास भी नहीं है। लेकिन जब आप इस पोलार सब्सटेंस को, चाहे वो पोलार डाइलेक्ट्रिक हो या फिर नॉन पोलार डाइलेक्ट्रिक हो, तो जब आप डाइलेक्ट्रिक्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो क्या होता है, क्या होता है, पोलराइजेशन होता है। क्या होता है, पोलराइजेशन होता है। पोलराइजेशन होने का मतलब क्या होता है कि डाइलेक्ट्रिक का एक सरफेस क्या बन गया, पॉजिटिव, एक क्या बन गया, नेगेटिव। यह मुझे ड्रॉ करके बताना पड़ेगा बिकॉज अगेन इट लुक्स लाइक यू डू नॉट रिमेम्बर। ये था कैपेसिटर। कैपेसिटर का एक प्लेट होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हो गया E0, क्योंकि यहाँ पे फिलहाल तो सिर्फ एयर है। इसके बाद आपने इसमें एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज पोलर डाइलेक्ट्रिक या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी हो। ये सरफेस बन जाता है पॉजिटिव, तो ये सरफेस बन जाता है नेगेटिव, क्योंकि इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्जेस है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि ये नेगेटिव था। और यहाँ पे कौन आएंगे, नेगेटिव। मतलब यहाँ पे जो चार्जेस सेपरेट हो गया तो क्या हो गया, पोलराइजेशन। तो अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया EP। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड EP इज ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ चार्जेस। सही है। बाहर कितना फील्ड है, E0, अंदर कितना है, EP। तो अंदर नेट फील्ड कितना है, व्हाट इज नेट फील्ड इनसाइड, E0 माइनस EP। और इसी को हम लोग E0 बाई K लिखते हैं। ये मैंने आपको बताया था जब हम लोगों ने कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक का इक्वेशन डिराइव किया था, C इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 अपॉन D माइनस T प्लस T बाई K। तो ये कुछ याद आ रहा है क्या, याद आ रहा है। इसी जन्म में, इसी क्लास में, इसी यूनिवर्स में हमने देखा था 1 महीने पहले। अरे यार, तो अभी ये याद रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। सॉल्व भी कुछ नहीं करना है इसमें तो इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाती है, होती है कि नहीं, कम होती है ना। और व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इनवर्स। क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है, इनवर्स। इसका मतलब क्या होता है पता है, बाहर, मतलब डाइलेक्ट्रिक के बाहर जहां जहां पे क्या है, एयर, वहां वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्योंकि मैंने अब भी बताया डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है, तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब देख लो क्वेश्चन, यहाँ इस स्पेस में क्या है, एयर। उसके बाद इस स्पेस में भी क्या है, एयर। फिर यहाँ पे भी क्या है, एयर। मतलब ये तो पक्का हो गया कि यहाँ पहले गैप में, फिर दूसरे गैप में, और फिर तीसरे गैप में क्या था, एयर। तो जहाँ जहाँ एयर है वहाँ वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, मैक्सिमम है, मैक्सिमम, राइट। और जहाँ जहाँ स्लैब है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी, क्या होगी, रिड्यूस। क्या होगी, रिड्यूस। ऐसा टॉपिक भी था, रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, ऐसा हमने टॉपिक देखा है क्लास में। अब आपको ऐसा बोला है कि दो दो स्लैब है ना, दो, और ऐसा भी बोला है कि K1 इज लेस देन K2। ऐसा बोला है कि नहीं, K1 इज लेस देन K2 बोला है ना, वेरी गुड। तो पहले स्लैब में इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले में इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरे स्लैब में इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों में से इलेक्ट्रिक फील्ड कम किस में होगा, कम तो दोनों में होगा, ज़्यादा कम किस में होगा, सेकेंड में, क्योंकि K2 की वैल्यू क्या है, ज़्यादा, राइट, बराबर। तो ज़्यादा रिडक्शन कहाँ होगा, सेकेंड केस में। तो पहले केस में छोटा सा डिप मिलेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया। उसके बाद एक बड़ा डिप मिलेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और भी कम हो गया। लुक लुक, वेयर डू यू सी, दिख रहा है, कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन ए, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है ये गलती से यहाँ आ गया, दिस शुड बी इन करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग रेजिस्टेंसेस की बात ही नहीं करते। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन नीट लेवल क्वेश्चन, और नीट का ही PYQ है तो नीट लेवल ही है।
ये सीईटी में भी आया है, सेम क्वेश्चन। द डायग्राम्स बिलो शो रीजन्स ऑफ इक्विपोटेंशियल। तो ये 4 डायग्राम है जहाँ पे आपको 4 डायग्राम में आपको हर जगह पे इफ यू लुक यहाँ पे 10 वोल्ट लिखा है, तो जो पहला लाइन है उस पे वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट, पोटेंशियल इज 10 वोल्ट। दूसरे पे कितना है 20, तीसरे पे कितना है 30, चौथे पे कितना है 40। यहाँ पे भी देखो ये जो पहला कर्व है ना, यहाँ पे है 10, फिर है 20, फिर है 30, फिर है 40। और इसमें भी वैसा ही है 10, 20, 30, 40। यहाँ पे भी वैसा है 10, 20, 30 एंड 40। सिर्फ डायग्राम थोड़ा सा जिस तरीके से दिया है तो तुमको कंफ्यूजन होगा कौन सी लाइन का क्या पोटेंशियल है, तो इसलिए बता दिया मैंने 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40 एंड सेम फॉर द फोर्थ डायग्राम। और दो पॉइंट दिखाए हुए हैं ए और बी। ए पॉइंट कहाँ पे है 10 वोल्ट के लाइन पे, और बी कहाँ पे है 40। हर डायग्राम में ऐसा ही है, ए पॉइंट इज ऑन 10 वोल्ट एंड बी इज ऑन 40 वोल्ट। अब पढ़ो आगे क्या बोला है। अ पॉजिटिव चार्ज इज मूव फ्रॉम ए टू बी इन ईच डायग्राम। हर एक डायग्राम में हमने एक पॉजिटिव चार्ज को ए से बी, ए से बी, ए से बी और ए से बी मूव कर दिया। मैक्सिमम वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव क्यू इन फिगर 3। व्हाट इज वर्क डन टू मूव अ चार्ज? Q delta V, charge into potential difference, charge into potential difference, बराबर। तो चार्ज तो सेम मूव कर रहे हो चारों केसेस में। पोटेंशियल डिफरेंस इज फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल। पहले केस में फाइनल पोटेंशियल कितना है 40 वोल्ट, इनिशियल कितना है 10 वोल्ट, तो डिफरेंस कितना है 30। दूसरे केस में क्या है 30, तीसरे में भी क्या है 30, चौथे में भी क्या है 30। तो सारे केसेस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 30 और चार्ज भी क्या है सेम, तो वर्क डन क्या होगा सेम। In all the 4 cases the work done is the same. Done. कोई solution नहीं है इसका। W equal to Q delta V and Q हर केस में सेम है तो B, so it is just this formula Q delta V in each case is 30, तो हर केस में 30 Q is the amount of work done. Next question. अभी ये क्वेश्चन भी एक्चुअली इस चैप्टर में नहीं आना चाहिए, पर ठीक है आ गया तो ये सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ये एक्चुअली आपको आएगा चैप्टर नंबर 14 या 15 में। तो जब भी आएगा तब देख लेंगे, पर अभी मैं बता देता हूँ। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 3.57 × 10⁻² टेस्ला इफ द वैल्यू ऑफ E by M, इसको चार्ज टू मास रेशो बोलते हैं। E इज द चार्ज एंड M इज मास। तो चार्ज टू मास रेशो कितना दिया हुआ है 1.76 × 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। तो क्वेश्चन समझ में आया क्या? हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। क्या कर रहा है सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। किसमें कर रहा है, किसमें कर रहा है ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसवर्स? परपेंडिकुलर। क्या होता है उसका मतलब परपेंडिकुलर। वेरी गुड। एक बात बताओ, कोई भी पार्टिकल हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो विच इज नेसेसरी फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का सोर्स कुछ ना कुछ तो होगा। फॉर एग्जाम्पल मून रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन मून एंड अर्थ, बराबर। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस, centripetal force given by electrostatic force between nucleus and electron, correct, बराबर, पक्का, गुड। अब ये दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, ये पता होना ही चाहिए आपको। कोई भी टाइप का सर्कुलर मोशन हो, सेंट्रीपिटल फोर्स वहां पे लगता ही है। अब ये मेरे पास एक मास है, एक स्ट्रिंग है, और अगर मैं इसको घुमाता हूँ, व्हाट इज इट इज डूइंग, क्या परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन। विच फोर्स इज रिक्वायर्ड? सेंट्रीपिटल। कौन प्रोवाइड किया, कौन प्रोवाइड किया? टेंशन इन द स्ट्रिंग। वेरी गुड। अब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, उन्होंने ऐसा नहीं बोला है कि ये एटम है, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, मतलब न्यूक्लियस नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन क्या परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन। तो जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा?
ये इलेक्ट्रॉन कौन सी फील्ड में है, मैग्नेटिक फील्ड में है। तो मैग्नेटिक फील्ड एक मूविंग चार्ज पे फोर्स लगाता है, तो नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स किसने प्रोवाइड कर दिया, मैग्नेटिक फोर्स, मतलब फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ये पता होना चाहिए आपको। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, mv square by r, where m is the mass of the particle, v is speed, and r is radius. What is force acting on a charged particle moving in a magnetic field? In a magnetic field, QVB। वो Q एक्चुअली QVB नहीं होता है, वो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड होता है वेक्टर फॉर्म Q V बार क्रॉस V बार। तो वो आता है QVB sin थीटा इफ यू टॉक अबाउट मैग्नीट्यूड। और उन्होंने क्लियरली बोला ट्रांसवर्स, और मैंने तुमको क्लियरली बताया ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ट्रांसवर्स का मतलब होता है परपेंडिकुलर। तो थीटा कितना हो गया 90 sin 91, तो फोर्स कितना हो गया QVB। तो ये आ गया आपका मैग्नेटिक फोर्स एज QVB। ये और ये हो गया आंसर। तुमको क्या पूछा था, फ्रीक्वेंसी, क्या पूछा है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में है। दो टाइप की फ्रीक्वेंसी होती है। कौन सी दो टाइप की फ्रीक्वेंसी होती है, एक लीनियर और एक एंगुलर। लीनियर फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज, तो पहले यूनिट देख लेना, हर्ट्ज है तो कौन सा पूछा है लीनियर, और ओमेगा होता है एंगुलर, दैट इज रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो फिलहाल तो हर्ट्ज में है तो लीनियर फ्रीक्वेंसी पूछा है। अब लीनियर फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे, व्हाट इज v फ्रॉम हियर, QBR अपॉन m, करेक्ट राइट। एक काम करता हूँ, ये r ना r, इस r को यहाँ रख लेता हूँ। सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट याद है आपको, यू नो व्हाट इज ओमेगा, व्हाट इज v, r ओमेगा। तो व्हाट इज v बाय r, ओमेगा। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 you have omega equal to QB by m, और ओमेगा होता है 2 pi f, 2 pi into frequency, तो QB by m। तो f कितना आ गया, QB by m है ये, by m, QB by m, और यहाँ पे 2 pi। Q मतलब चार्ज, और चार्ज कितना दिया है E, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है E, करेक्ट। लो, और E बाय एम का रेशियो दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है 1.676 into 10⁻11। तो ये E बाय एम आ गया 1.76 into 10⁻11। मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ है 3.57 into 10 हाउ मच -2 टेस्ला। ओके, 2 pi दैट इज 3.14। अब इसको सिर्फ सॉल्व कर लो, हो गया आंसर। लोग 3.14 और 3.57, मैं अप्रोक्सीमेटली इसको फिलहाल मैं इसको 1 मान रहा हूँ, फिलहाल 1.76 को 1.8 मान लिया, 1.8 तो कितना हो गया 0.9, 10⁻11 और -2 9, 0.9 इंटू 10⁻9 तो कितना हो गया 1 गीगाहर्ट्ज। तो ये आ जाएगा आपका 9.9, मतलब 9 into 10⁻1, और ये कितना था 10⁻, कितना था, अरे कितना था +9 था ना। तो एक काम करेंगे, क्योंकि हम अप्रोक्सीमेशन ही कर रहे हो तो थोड़ा और अप्रोक्सीमेशन कर लेंगे, इसको 0.9 ऐसा पूछ ले देते हैं हर्ट्ज में। दिस इज हाउ मच, 10⁻9 को क्या बोलते हो गीगा, क्या बोलते हो इसको गीगा। 0.9 को रफली 1 मान लो तो 1 गीगाहर्ट्ज हो गया। अप्रोक्सीमेटली कर रहे हैं ना, इसके लिए एग्जैक्ट करोगे तो आंसर 1 ही आने वाला है आपका। हम लोग अप्रोक्सीमेशन कर रहे थे 3.57 अपॉन 3.14। तो याद रखना एग्जैक्ट करना है तो 1 गीगाहर्ट्ज ही आपका आंसर आएगा। करके दिखा देता हूँ, डजंट मैटर रियली, लेट अस जस्ट डू इट एग्जैक्टली। हटा दो इसको, 1.76 into 3.57, 1.76 into 3.57 कितना आ गया 6.28। हाउ मच इज 2 pi 6.28। तो नीचे में 6.28, ऊपर में 6.28, 10⁻11 और 10⁻2 मतलब 10⁻9। तो एग्जैक्ट कितना हो गया 1 गीगाहर्ट्ज।
1 गीगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। वैसे बाय द वे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 1 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, फिजिकली क्या मतलब होता है? 10⁹ रिवोल्यूशंस पर सेकेंड, एक सेकेंड में 1 बिलियन टाइम्स so fast, that is what it means. Next question. अभी दिस क्वेश्चन अगेन, ये टाइप के क्वेश्चन जेई और नीट दोनों के लिए आते हैं इस टाइप के। An electron falls from rest through a vertical distance h. रेस्ट से स्टार्ट होना मतलब u की वैल्यू क्या हो गई 0, थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस h मतलब s की वैल्यू आ गई h इन अ यूनिफॉर्म एंड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डायरेक्शन छोड़ दो, कोई काम का नहीं डायरेक्शन हमारे लिए, सिर्फ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना सफिशिएंट है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ रिवर्स्ड, तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया। कीपिंग द मैग्नीट्यूड सेम मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है, डायरेक्शन चेंज कर दिया। अ प्रोटॉन इज अलाउड टू फॉल, पहले इलेक्ट्रॉन था अभी कौन है प्रोटॉन। अ प्रोटॉन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट मतलब ये भी कहां से फॉल हो रहा है रेस्ट से। इसका भी इनिशियल स्पीड कितना है 0, करेक्ट राइट। और डिस्टेंस भी कितना है इसका h मतलब डिस्टेंस भी कितना ट्रैवल किया सेम। तो क्या क्या पैरामीटर कांस्टेंट है वो याद रखते जाना। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, चार्ज का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे और प्रोटॉन पे चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है। द टाइम फॉल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ टाइम फॉल ऑफ प्रोटॉन इज, मतलब इलेक्ट्रॉन को h डिस्टेंस फॉल होने के लिए जितना टाइम लगा और प्रोटॉन को जितना टाइम लगा उन दोनों में कंपैरिजन कौन स्मॉलर है कौन ग्रेटर है, ग्रेटर है तो कितना ग्रेटर है और इक्वल है तो इक्वल है तो इक्वल बता दो। क्वेश्चन समझ में आया पक्का पक्का। एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, दोनों सेम फील्ड से फॉल हो रहे हैं। सेम फील्ड जब मैं बोलता हूँ तो मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, डायरेक्शन वाइज वो अपोजिट है। दोनों ने सेम डिस्टेंस कवर किया तो दोनों में से किसको ज्यादा टाइम लगा किसको कम टाइम लगा टू फॉल्स द सेम डिस्टेंस, दैट इज द क्वेश्चन। आगे समझ में। अब आपके पास क्या क्या पैरामीटर्स है और उसमें से क्या क्या कांस्टेंट है वो आइडेंटिफाई करो। तो हमारे पास एस है विच इज एच, यू नो यू, यहाँ तक क्लियर राइट। यू वांट टू फाइंड आउट टी, है ना। ऐसा कौन सा इक्वेशन है जो एस यू और टी को कनेक्ट करे। एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर, वेरी गुड। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर। इन बोथ द केसेस यू की वैल्यू कितनी थी 0, एस की वैल्यू कितनी थी एच, याद रखना। तो एच इक्वल टू 0 प्लस हाफ एटी स्क्वायर, हाफ एटी स्क्वायर। लेकिन तुमको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है फोर्स बाय मास, लेकिन फोर्स क्या होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हो जाएगा क्यू ई बाई एम। अब ये m को यहाँ लेके आता हूँ और h को वहाँ शिफ्ट कर देता हूँ तो हाफ क्यू ई बाई एच। ऐसा क्यों किया मैंने क्योंकि ये पूरा कांस्टेंट है, y कांस्टेंट 2 तो कांस्टेंट था, चार दोनों पे मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो m और t का प्रोपोर्शनलिटी मिल गया। तो t इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ m, राइट। जिसका मास कम, जिसका मास कम उसको टाइम भी कम। किसका मास कम इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻⁻³ और प्रोटॉन का कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27। तो इलेक्ट्रॉन को टाइम कम लगेगा और प्रोटॉन को ज़्यादा। अब पढ़ो, द टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस कंपेयर टू प्रोटॉन, मतलब आंसर क्या आएगा ए स्मॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ डाइपोल मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ डाइपोल
12 डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, तो 12 की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, मतलब एल की वैल्यू कितनी है 5, एंड हैविंग अ चार्ज 500 माइक्रोकूलम, तो 500 माइक्रोकूलम पॉजिटिव एंड 500 माइक्रोकूलम नेगेटिव, एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम वन ऑफ द चार्जेस इन एयर इज। तो पहले पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, हमको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करना है, कहाँ फाइंड करना है, एक्सियल पॉइंट पे, कितना डिस्टेंस पे 20 सेंटीमीटर, कहाँ से, फ्रॉम वन ऑफ द चार्जेस, और डायपोल का लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, और चार्ज की वैल्यू कितनी है 500। तो पहले इसको हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, ऐसा एक ये एक्सिस है, यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, दिस इज डायपोल, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको 2L होता है, पता होना चाहिए, ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और आपको बोला है किसी भी एक चार्ज से, किसी भी एक चार्ज से, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ इसको, किसी भी एक चार्ज से कितने डिस्टेंस पे 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, दिस इज द क्वेश्चन, राइट। तो पहले तो ये बताओ, ये शॉर्ट डाइपोल है कि नहीं है, नहीं है, क्योंकि शॉर्ट डाइपोल के लिए एक कंडीशन था, जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हो इट शुड बी फार अवे, तो हमने लिखा था कि आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, यहाँ पे वैसा केस नहीं है, यहाँ पे एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू कितनी है 10 नहीं, कितनी है 5, और आर की वैल्यू कितनी है 20 नहीं है 25 है, क्यों, क्योंकि 20 तो एक चार्ज से हो ना, सेंटर से मिला के कितना हो गया, कितना हो गया 25, तो 5 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो 25 सेंटीमीटर इज नॉट वेरी वेरी ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे तुमको शॉर्ट डायपोल का फॉर्मूला नहीं चलेगा, तो कौन सा चलेगा, नॉर्मल वाला, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ अ डायपोल, नो 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 नो, के 2p by r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रेज टू 3/2, बराबर है। एक बार अच्छे से सोच लो और फिर बताओ, इज दिस करेक्ट, बिकॉज आई डोंट थिंक इट इज करेक्ट, डायमेंशनली इनकरेक्ट है ये, चेक करो फॉर्मूला, दिस वाज नॉट द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे आर था, चेक कर लो, मैंने फॉर्मूला बुक दिया है उसमें होगा, मैंने नोट्स दिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के उसमें भी होगा, मैंने स्टडी मटेरियल दिया आपको जेई नीट का उसमें भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस, what is the formula of electric field at a point on the axis, नहीं तो डिराइव करना पड़ेगा मुझे, आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, डिराइव करके देना पड़ेगा, मैंने आपको स्टेट बोर्ड के नोट्स जो दिए हैं उसमें भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ओके, उसका स्क्वायर फिर रेस टू 3/2, रेस टू 3/2, तो ठीक है, एक काम करो, ये जो कंफ्यूजन है ना इसको वंस एंड फॉर ऑल खत्म कर लेते हैं हम, सपोज इफ यू डोंट रिमेंबर फॉर्मूला, कोई बात नहीं, इफ यू डोंट रिमेंबर डजंट मैटर, डिराइव कर लो फिर, अभी ये पी पॉइंट किसके किसके फील्ड में है, प्लस क्यू की और माइनस क्यू, है ना, इस प्लस क्यू को मैं Q1 बोल देता हूँ और इसको मैं Q2 बोल देता हूँ, तो अगर ये डिस्टेंस ऑफकोर्स ये तो 12 है, और इसको मैं अगर फॉर द टाइम भी कुछ नाम दे देता हूँ, सम नेम, लेट अस से आर, तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट पी, r+2l, और सेकेंड का सिर्फ r, तो डिस्टेंस तुम कहाँ से मेजर कर रहे हो वो मैटर करता है, जो हम लोग इक्वेशन डिराइव करते हैं उसमें डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हो, सेंटर ऑफ डाइपोल, तो तुम मुझे फॉर्मूला बता रहे हो
वो फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल का है। तुम जो मुझे फॉर्मूला बता रहे हो ना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू, दैट इज फ्रॉम सेंटर। इसलिए मैंने बोला कि डिस्टेंस जरा सोच समझ के। तो यहाँ पे हमने आर डिस्टेंस कहाँ से मेजर किया, कहाँ से किया, फ्रॉम वन ऑफ द चार्जेस। तो फॉर्मूला सेम लगेगा क्या वहाँ पे? नहीं लग सकता ना सेम, यू हैव टू चेंज। बराबर, तो ट्राई करो, टेल मी द आंसर। अगर आप लोगों को फॉर्मूलाज याद नहीं है तो इट इज़ नॉट गुड, लेकिन कभी कभी नहीं भी याद है तो तुम फिर भी सॉल्व कर सकते हो। ये जो डायपोल है मतलब दो चार्जेस है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे निकालना है, एक्सियल पॉइंट है। तो तुम नोटेशन सबसे पहले तुमको फिक्स करने पड़ेंगे। नोटेशन कैसे यूज करना है वो तुम देख लो। मैं एक काम करूंगा, ये जो पी पॉइंट है ना, इस पे पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे की तरफ है E1 और नेगेटिव का टुवर्ड्स है E2, राइट। और डेफिनेटली एज यू नो इलेक्ट्रिक फील्ड दो ही चीज़ों पर डिपेंड करता है, किस पे? चार्ज और डिस्टेंस। दोनों में चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, डाइपोल है। जिसका डिस्टेंस कम पॉइंट से उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, तो E2 की वैल्यू क्या आएगी? ज़्यादा आएगी। और E1 क्या आएगा? कम आएगा। तो तुमको अगर डाइपोल का डायरेक्टली फॉर्मूला याद नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो तुमको टेंशन नहीं लेना, E2 माइनस E1 कर लेना, सिंपल सी बात है। व्हाट इज E2? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 चार्ज बाय डिस्टेंस। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तो दोनों में आएगा, चार्ज बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, तो Q1 बाय R1 स्क्वायर, R2 क्योंकि पहले 2 लिखा है, तो Q2 बाय R2 स्क्वायर माइनस Q1 बाय R1 स्क्वायर। ये समझा क्या? ये E2 है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाय R स्क्वायर, ये E2 है। और दूसरा टर्म क्या है? E1 है। और बीच में क्या किया? सबट्रैक्ट। क्यों किया? क्योंकि डायरेक्शन क्या दोनों का, इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट है। तो ये वैल्यू तो तुमको पता होती ही है, कितनी होती है? 9×10⁹। Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है। R2, how much is R2? What is the distance of P point from second charge? Second charge 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻² मीटर, उसको पहले ही बाहर रख दिया। ओके, करेक्ट। ओके, माइनस व्हाट इज R1? ये ये डिस्टेंस 20 और ये डिस्टेंस 10, तो कितना? 30। इसका स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर होगा क्योंकि सारे स्क्वायर वाले टर्म्स है। तो एक काम करते हैं ना, इसको इधर ही लिख देते हैं पहले। ये था आपका 20 सेंटीमीटर मतलब 2×10⁻⁻1 स्क्वायर। बराबर है क्या? बराबर है? यस नो यस? ये तो हाँ बोलो तो ना बोलो, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज न्यूट्रल। 20 सेंटीमीटर मतलब 2×10⁻⁻1, ये कितना होगा? 3×10⁻⁻1। इसका क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। अब क्या कॉमन निकलेगा? क्या कॉमन निकलेगा? Q कॉमन निकलेगा। Q तो आ गया, और डिनोमिनेटर से क्या आएगा? 10⁻²। तो कितना हो गया? 1/4, और वो कितना हो गया? 1/9। इसको सॉल्व कर लें, सॉल्व दिस। तो ये आ गया आपका 9×10⁻⁹ Q की वैल्यू कितनी दी हुई थी? कितनी है? 500 माइक्रोकूलम। 500 माइक्रो मतलब 5×10⁻⁴। हाउ मच इज दैट? 5/36 मतलब 5/9 × 4, क्योंकि मुझे ये 9 और ये 9 को करना था कैंसिल। 25/4 6.25। एग्री? बराबर है ना? सही है ना? गुड। 10⁻⁹ और ये 10⁻⁻², क्योंकि -4 और -2 मतलब कितना? -4 और -2, तो -2 और ये 9 कितना हो गया? 10⁻⁷ है कि नहीं है? है। तो अगर आपको डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल का फॉर्मूला नहीं याद है या कंफ्यूजन है, (3/2 था या (2) था, तो मत करो, ऐसा कर लो। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस करोगे ना, ऑफ कोर्स इट हैज़ टू बी एट होम, वी कैन नॉट डू इट हियर ऑल द क्वेश्चंस, उतना ही तुमको
तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, स्पीड भी बढ़ेगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए समझ में आएगा कि मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, एक्चुअल पॉइंट पे मुझे फॉर्मूला नहीं याद आ रहा, तो कोई बात नहीं, दो अलग अलग पॉइंट्स का फील्ड निकाल के माइनस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। 3 point charges plus q minus 2q plus q are placed at x equal to 0, y equal to a, z equal to 0। मतलब जो पहला चार्ज है प्लस क्यू वो कौन से एक्सिस पे है, कौन सा एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे, क्योंकि एक्स और जेड की वैल्यू 0 है। माइनस टू को कहाँ बोला है, एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 एंड जेड इक्वल टू 0, मतलब माइनस टू को कहाँ पे है, ओरिजिन पे, एंड एक्स इक्वल टू ए, वाई 0, जेड 0, तो तीसरा कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे। तो सबसे पहले ऐसा करना, यू हैव टू फर्स्ट लोकेट दिस चार्जेस, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसको मैं एक्स एक्सिस मान लेता हूँ, इसको मैं वाई एक्सिस सॉरी जेड एक्सिस मान लेता हूँ, और इसको मैं वाई एक्सिस मान लेता हूँ। ये है ओरिजिन, यहाँ पे एक पॉइंट है ए डिस्टेंस पे, यहाँ पे एक पॉइंट है ए डिस्टेंस पे। यहाँ पे आपको बोला है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्लस क्यू चार्ज, और यहाँ पे कितना है, माइनस 2q चार्ज, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। देखो पहला कहाँ पे रखा हुआ था, पहला कहाँ पे रखा हुआ था, x0 ya और z0, मतलब पहला चार्ज इज ऑन y एक्सिस, दूसरा एट ओरिजिन एंड तीसरा इज एट x एक्सिस। इसको मैं q1 बोल देता हूँ, इसको मैं q2 बोल देता हूँ, और इसको मैं q3 बोल देता हूँ। जस्ट नॉमेनक्लेचर, नाम दे दिया इसको, बाकी कुछ नहीं। आपको आगे पूछा क्या है, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ, आपका डायरेक्शन में सिर्फ यहाँ चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर ऑफ दिस चार्ज असेंबली आर। तो जो चार्ज का असेंबली है, इसके इसका डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। पहली बात तो डाइपोल का मतलब तुमको पता होना चाहिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइपोल, टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, इक्वल बट अपोजिट। यहाँ तो वैसा है नहीं, यहाँ तो एक प्लस क्यू है, एक माइनस 2q है, फिर एक प्लस क्यू है। तो ऐसा इमेजिन कर लो, ये जो 2q था ना माइनस, ये जो 2q चार्ज है माइनस, ये जो 2q माइनस चार्ज है, उसको तुमको ऐसा इमेजिन करना पड़ेगा कि ये एक्चुअली माइनस क्यू और माइनस क्यू मिलके 2q बना। तो वी विल इमेजिन कि जो 2q का चार्ज था, माइनस 2q चार्ज था ना, ये माइनस 2q चार्ज बना कैसे, इट इज मेड अप ऑफ टू चार्जेस, विच टू चार्जेस, माइनस क्यू एंड माइनस क्यू। तो ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, एक डाइपोल बन गया, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, एक और डाइपोल बन गया। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, ये इसको P2 बोल रहा हूँ, ये P2 बार, और ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन आ गया ऊपर की तरफ, ये आ गया P1 बार, और ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, अरे कहाँ जाएगा, अलोंग द डायगोनल। और तुमको पता है कि ये जो अलोंग द डायगोनल लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, इट इज y इक्वल टू mx वाला फॉर्म, मतलब ये लाई करता है 0 0 पे, 1 1 पे, 2 2 पे, 3 3 पे, 4 4 पे, ये पता होना चाहिए। क्योंकि x और y एक्सिस का जो डायगोनल होता है ना, उस पे सारे पॉइंट्स होते हैं सिमेट्रिक, 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। और क्योंकि ये रिजल्टेंट है, यू नो रिजल्टेंट, अंडर रूट ऑफ P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, राइट। लेकिन P1 और P2 की वैल्यू सेम है, क्यों सेम है, बताओ क्यों सेम है, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस इज सेम। ये डिस्टेंस भी a था, ये डिस्टेंस भी a था, मतलब यहाँ पर डिस्टेंस भी a था, तो ये दोनों डिस्टेंसेस भी क्या है, सेम है, तो मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है। व्हाट इज टाइप, पहले फॉर्म देख लो, आंसर देख लो, इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस है। व्हाट इज डाइपोल मोमेंट, चार्ज इनटू डिस्टेंस, चार्ज कितना है q, डिस्टेंस कितना है a, 2a मत लिख देना, ये a डिस्टेंस है प्लस से माइनस, हो गया। तो ये आ जाएगा p इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2p1 स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ 2p1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p1, qa, तो रूट टू क्यू ए along the line joining
route to QA along the line कौन सा along the line joining 0 0 0 A 0। अभी A 0 क्यों लिखा, क्योंकि ये लाइन कौन से प्लेन में था, XY। Z एक्सिस Z है क्या वहां पे, नहीं, तो Z0 मतलब XY प्लेन कौन सा, तो ये जो रिजल्टेंट है वो कौन से डायरेक्शन में है, कौन से डायरेक्शन में है, डायरेक्शन बोला मैंने, प्लेन कौन सा है, XY, डायरेक्शन क्या है उसका, डायरेक्शन 45 फ्रॉम X 45 फ्रॉम Y, तो क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी, डन। तो अगला क्वेश्चन मतलब 26, 27, 28, 29 एंड 13, ये आपके लिए असाइनमेंट है, सिंपल क्वेश्चन है तो आप करोगे। विल जंप टू 31, ये भी सिंपल है बट ये गॉस लॉ का पहला ही क्वेश्चन है तो दैट्स व्हाई आई विल टेक। एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q is placed at the center of a cube of side A. The electric flux on one of its faces will be, तो यहाँ पे ध्यान दो, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रिक चार्ज है Q, वो इलेक्ट्रिक चार्ज Q कहाँ रखा हुआ है, कहाँ पे हो, कहाँ पे है, सेंटर ऑफ, अरे बोला हुआ है ना, कहाँ रखा हुआ है, सेंटर ऑफ क्यूब, सेंटर ऑफ क्यूब, तो दिस इज अ क्यूब, इस क्यूब के सेंटर पे, इस क्यूब के सेंटर पे यू हैव अ चार्ज, यहाँ पे सेंटर पे चार्ज है, और क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इसका फ्लक्स होगा रेडियली आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ, तो इसका जो फ्लक्स है ना, वो फ्लक्स इन दोनों फेस से जाएगा, साइड वाले फेसेस से जाएगा, इसका जो फ्लक्स है वो टॉप बॉटम फेसेस से भी जाएगा, और इसका जो फ्लक्स है वो फ्रंट बैक फेस से भी जाएगा। तो टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, लेट अस से टोटल फ्लक्स में लिख देता हूँ, टोटल फ्लक्स होता है चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन 0, और ये टोटल फ्लक्स क्यूब के 6 फेसेस में से पास हो रहा है, तो एक में से कितना होगा, तो टोटल फ्लक्स इज 6 टाइम्स ऑफ फ्लक्स थ्रू ईच फेस, क्योंकि चार्ज क्यूब के अंदर था तो उसका फ्लक्स हर डायरेक्शन में जो जाएगा आउटवर्ड, इसका मतलब 6 के 6 फेसेस में से फ्लक्स जाएगा, तो टोटल फ्लक्स इज 6 टाइम्स ऑफ फ्लक्स थ्रू ईच फेस। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 you will have 6 times of flux through each phase equal to charge enclosed by epsilon 0, मतलब flux through each phase is nothing but q upon 6 epsilon 0, q upon 6 epsilon 0, ऑप्शन नंबर ए, सिंपल। अब इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं, मैं उसका एक एग्जांपल दे देता हूँ। कभी आपको बोलेंगे दैट द चार्ज इज केप्ट एट वन ऑफ द वर्टेक्स, फाइंड द फ्लक्स थ्रू ईच क्यूब, थ्रू द क्यूब, ऐसा बोलेंगे। कई बार बोलेंगे फ्लक्स इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ फ्रंट फेस, तो इसका जो फ्रंट फेस है उसके सेंटर पे है, फाइंड द फ्लक्स थ्रू द क्यूब। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम देखेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हॉलो सिलेंडर हैज अ चार्ज q कूलम विद इन इट, तो विद इन इट मतलब इसके अंदर एक q कूलम का चार्ज है। इफ phi is the electric flux in units of voltmeter associated with the curved surface B, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे टोटल 3 सरफेस है A, B और C, उसमें जो कर्व सरफेस है वो क्या है, B। The flux linked with the plane surface A in units of voltmeter will be, तो A सरफेस में से कितना फ्लक्स निकलेगा ऐसा पूछा है। तो क्वेश्चन समझ में आया क्या, इस हॉलो सिलेंडर के अंदर Q चार्ज है और इस हॉलो सिलेंडर को हमने 3 एरिया में डिवाइड कर दिया, 3 सरफेसेस में डिवाइड कर दिया। एक सरफेस है B विच इज कर्व सरफेस, एक है A, एक है C। आपसे पूछा है A में से कितना फ्लक्स पास होगा, तो ये जो चार्ज है इसका जो फ्लक्स होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ जाएगा, यहाँ भी जाएगा, और B सरफेस में से ओवरऑल भी जाएगा।
तो ओवरऑल बी सरफेस में से भी जाएगा. सो दिस इज द फ्लक्स थ्रू बी, दिस इज फ्लक्स थ्रू ए, दिस इज फ्लक्स थ्रू सी. तो यू नो टोटल फ्लक्स इज चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन 0. दिस इज टोटल फ्लक्स. और टोटल फ्लक्स बोला ही नहीं है, चलो कोई बात नहीं, हम कर लेंगे. बट व्हाट इज टोटल फ्लक्स? टोटल फ्लक्स किस किस में से पास हो रहा है? हाँ, फाई ए प्लस फाई बी प्लस फाई सी. लेकिन इफ यू सी फ्लक्स थ्रू ए एंड फ्लक्स थ्रू सी आर सेम. जो सेम मतलब बोलो सरफेसेस सेम है, एरिया सेम है तो फ्लक्स भी सेम होगा ना. तो देयरफॉर टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू फाई ए और फाई सी, मतलब 2 फाई ए. और फ्लक्स थ्रू बी को नाम क्या दिया इन्होंने? फाई. ऐसा क्वेश्चन में बोला है. क्वेश्चन ने ऑलरेडी बता दिया फ्लक्स थ्रू बी इज इक्वल टू फाई. तो ये सब्स्टिट्यूट करो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2. From 1 and 2 you have total flux, मतलब 2 times of phi a plus phi equal to charge enclosed upon epsilon 0. तो ये आ जाएगा आपका 2 times of phi a. चार्ज एनक्लोज को मैं क्यू बोल देता हूँ क्योंकि उन्होंने क्यू बोला है इसके लिए. क्यू बाई एप्सिलॉन 0 माइनस फाई. 2 डिवाइड कर दो तो 1/2 क्यू बाई एप्सिलॉन 0 माइनस फाई. कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया. अगला क्वेश्चन. The electric field in a certain region is acting directly outwards and is given by E equal to AR. एक रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका डायरेक्शन डायरेक्टली आउटवर्ड्स है और उसका फॉर्मूला E equal to AR ऐसा दिया हुआ है. A charge contained in a sphere of radius A. तो एक स्पीयर है जिसका रेडियस A है, उसमें कितना चार्ज होगा सेंटर्ड एट ओरिजिन? तो a charge contained in a sphere of radius A centered at origin of the field will be. तो कैसे सॉल्व करोगे? एरिया एलिमेंट. व्हाट इज टोटल फ्लक्स? चार्ज बाय एप्सिलॉन 0. सही है. व्हाट इज फ्लक्स? E इंटू एस, मतलब E इंटू ए, एरिया. मैं सिर्फ ए नहीं लिख रहा क्योंकि मैं अगर ए लिखूंगा तो तुम ये ए के साथ कंफ्यूज हो जाओगे. इसके लिए मैं इसको एस लिख रहा हूँ, सरफेस एस. ऐसे होता है ना, फ्लक्स ए होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन 0, बराबर. तो Q इक्वल टू E S एप्सिलॉन 0. व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला? A इंटू आर. A इंटू आर, वेयर आर इज डिस्टेंस. आर इज डिस्टेंस. लेकिन जो स्पीयर की बात चल रही है उसका रेडियस कितना है? A. तो मैं E की जगह पे A इंटू आर नहीं लिखूंगा, E इंटू ए लिखूंगा. क्वेश्चन में से तुमको कंफ्यूज करने की कोशिश की. पहले तो बोला है एक रीजन है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये है, फिर बोला कि एक स्फीयर है, स्फीयर के अंदर चार्ज कितना है ये बताओ, और उस स्फीयर का रेडियस कितना है? ए. तो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में जनरल फॉर्मूला क्या था? ए इंटू डिस्टेंस. ए इंटू डिस्टेंस. उसी रीजन में अगर मैं स्फीयर रख देता हूँ, स्फीयर, तो डिस्टेंस आर के यहाँ पे क्या लिखोगे? ए. तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिखोगे ई ए. एंड व्हाट इज सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर? 4 पाई रेडियस स्क्वायर. तो क्या हो गया? ए इंटू 4 पाई ए क्यूब एप्सिलॉन 0. खत्म हो गया आंसर. कहाँ पे ऐसा ऑप्शन देखो तो 4 पाई एप्सिलॉन 0. तो अभी जो बाकी के क्वेश्चन है ना 34, 35, आगे कहाँ गया? जो भी हो गया 36, 37 होम बेस्ड सॉरी क्लास बेस्ड में नीट के जो पीवाई के क्वेश्चन थे बचे हुए, वो भी आपको है असाइनमेंट, क्योंकि बहुत सिंपल लेवल के क्वेश्चन है. विल जंप टू सम ऑफ द नीट क्वेश्चंस फ्रॉम होम बेस्ड नाउ. ये आ गया आपका होम बेस्ड का नीट का सेक्शन. तो जो बहुत सिंपल क्वेश्चन है वो मैं आपको असाइनमेंट के लिए देते जा रहा हूँ, तो यू हैव टू डू इट. A parallel plate air capacitor of capacitance C is connected to a cell of EMF B.
हमारे पास एक पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है. इट इज कनेक्टेड टू अ सेल ऑफ EMF V एंड देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम इट. तो तुमने पहले कैपेसिटर को कनेक्ट किया, सेल था, उसका वोल्टेज था V, और तुमने इसको निकाल लिया. जब भी तुम कैपेसिटर को सेल के साथ कनेक्ट करते हो तो उसका चार्जिंग होता है, मतलब उसमें एनर्जी स्टोर होता है, विच इज हाफ CV स्क्वायर. ये पता होना चाहिए. देन डिस्कनेक्ट करने के बाद a dielectric slab of dielectric constant K which can just fill the air gap of the capacitor. मतलब कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच में कंप्लीटली तुमने डायलेक्ट्रिक डाल दिया. इज नाउ इंसर्टेड इन इट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. तो चारों में से क्या करेक्ट नहीं है. द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर डिक्रीजेस K times. The change in energy stored is half CV square 1 by K minus 1. The charge on the capacitor is not conserved. The potential difference between the plate decreases K times. तो बताओ क्या करेक्ट नहीं है इसमें से. इनकरेक्ट पूछा ना, टुवर्ड्स इनकरेक्ट. चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज नॉट कंजर्व. ऐसा होता है क्या? तुम जब प्लेट्स, एक पॉजिटिव प्लेट है चार्ज प्लस क्यू है, एक नेगेटिव चार्ज है प्लेट है चार्ज माइनस क्यू है, दोनों के बीच में तुमने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, तो प्लेट्स का चार्ज उसको कोई फर्क पड़ता है? नहीं, वो चेंज नहीं होता. तो वो क्या होता है? कॉन्जर्व. कौन सा स्टेटमेंट गलत है? सी. डन. सॉल्व नहीं करना इसको, खत्म. अभी ये क्वेश्चन मैं वापस करके देता हूँ, लेकिन हमने सॉल्व किया हुआ है. A parallel plate capacitor has uniform electric field E in space between the plates. वैसे बाय द वे बता दो मेरे को, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर. 3 बार सॉल्व हुआ क्वेश्चन. इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, और आउटसाइड 0, और इनसाइड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0. डायरेक्शन क्या था? towards the negative plate. अब ये तो पता होना चाहिए. If the distance between the plates is D, area of each plate is A, energy stored in the capacitor is. तो आपको पूछा है what is the energy stored in the capacitor. तो energy stored आपको चाहिए in terms of electric field A and D. Simple है, it's too simple. What is the formula of energy stored? Half CV square. Agree. What is C? A epsilon 0 by D. What is V? E into D. ऐसा ही है ना? Electric field is V by D. So what is V? E into D. तो ये हो गया half A epsilon 0 by D E square D square. तो एक और एक हो गया कैंसिल, तो ये आ गया half epsilon 0 A E square D. खत्म हो गया आंसर. कहाँ पे है? C. half epsilon 0 E square AD. वैसे how many of you remember what was energy density? एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला भी बताया था मैंने, हाफ एप्सिलॉन 0 ए स्क्वायर. वो उसको डिनोट करते हैं स्मॉल यू से, वो होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. बराबर. या ध्यान दो, एक मिनट, याद आ रहा है ये? अगर कैपेसिटर का प्लेट का एरिया A है और डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स D है, तो व्हाट इज वॉल्यूम? A इंटू D. तो ये दिख रहा है तुमको? ये क्या हो गया? क्या हो गया? वॉल्यूम. और यहाँ पे कौन है? एनर्जी. तो फिर वॉल्यूम को शिफ्ट कर लो, क्या आ गया? हाफ एप्सिलॉन 0. तो दैट इज हाउ यू रिमेम्बर. तो अगर तुमको ये भी याद होता ना, तो भी डायरेक्ट आंसर आता आपका. चलो डन. दिस इज हाउ यू रिमेम्बर. एनीवेज, अगला क्वेश्चन. A parallel plate capacitor is charged to a potential difference of V. After disconnecting the battery, distance between the plates of the capacitor is increased using insulating handle. As a result, the potential difference between the plates
हमारे पास एक एयर कैपेसिटर था, पोटेंशियल डिफरेंस कितना था डी। इसको तुमने बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया और डिस्टेंस को तुम अभी क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। क्या कर रहे हो, इंक्रीज। लेकिन तुमने हैंडल कौन सा यूज किया, इंसुलेटिंग। क्यों, इंसुलेटिंग हैंडल यूज करना मतलब जितना चार्ज है उतना ही रहेगा, क्योंकि योर बॉडी, योर हैंड इज कंडक्टिंग। तो अगर तुमने इंसुलेटिंग हैंडल नहीं यूज किया होता और डायरेक्टली कैपेसिटर के प्लेट को हाथ लगा दिया होता तो चार्ज तुम्हारे बॉडी में ट्रांसफर हो जाता। मतलब चार्ज क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, इंसुलेटिंग वर्ड नहीं यूज किया होता तो कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो कम होता। इसका मतलब उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो चार्ज पे भी डिपेंड करता, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज पे डिपेंड करता ही है। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। अगर इंसुलेटिंग वर्ड यूज किया है तो चार्ज क्या है, कांस्टेंट। और अगर नहीं किया है तो चार्ज क्या होगा, डिक्रीज, क्योंकि सम चार्ज फ्रॉम द प्लेट विल बी ट्रांसफर टू योर बॉडी। यहाँ तक क्लियर। अब पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, जीरो हो जाएगा, डज नॉट चेंज। तो सबसे पहले यू रिमेंबर, डू यू रिमेंबर दिस, यस। तो V इक्वल टू क्या हो गया, Q बाय C। डू यू रिमेंबर दिस, A एप्सिलॉन जीरो बाई डी, डी है ऊपर। मैंने इसलिए बोला चार्ज कांस्टेंट है, इंसुलेटिंग हैंडल है तो चार्ज कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट ही है, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, डी। तो V इज प्रोपोर्शनल टू डी आ गया, बराबर, करेक्ट। तो फिर पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया ना। तो डिस्टेंस बढ़ाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीजेस। बस। नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्टेंस बढ़ने पे कैपेसिटेंस कम होता है, पोटेंशियल बढ़ता है। If the distance between parallel plates of a capacitor is halved and dielectric constant is doubled, then the capacitance जोक है। What is capacitance का formula with dielectric, K A epsilon 0 by D। यहाँ पे सिर्फ ये दोनों कांस्टेंट है, K और D चेंज हो रहा है तो C is proportional to K by D। तो C2 by C1 equal to K2 by K1 D1 by D2। डायरेक्ट्रिक को डबल कर दिया मतलब K2 को 2K1 कर दिया और डिस्टेंस को हाफ कर दिया, मतलब D2 को D1 by 2 कर दिया तो K1 D1 कैंसिल हो गया तो 4 टाइम्स हो गया। तो इंक्रीजेस 4 टाइम्स, तो C2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ C1। क्विक 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 क्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन। A parallel plate air capacitor has capacity C. Distance of separation between the plates is D. Potential difference V is applied between the plates. Force of attraction between the plates of a parallel plate air capacitor is। ये हमने सॉल्व किया था, याद है कैसे किया था। Force of attraction between the plates of parallel plate capacitor हमने सॉल्व किया। ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। पॉजिटिव प्लेट पे पॉजिटिव क्यू चार्ज है टोटल, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है टोटल। जो सेकंड प्लेट ने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया वो टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट जो है उसकी वैल्यू थी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। सिर्फ नेगेटिव प्लेट की बात कर रहा हूँ मैं, दोनों मिला के कितना होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0।
सिर्फ एक की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि फोर्स निकालना है तो फोर्स इज चार्ज ऑन वन प्लेट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय सेकंड प्लेट. Charge on one plate into electric field produced by second plate. What is electric field produced by second plate? Sigma upon 2 epsilon 0. यहाँ तक क्लियर है? वेरी गुड. लेकिन तुमको आंसर चाहिए इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस. क्या करेंगे? सिग्मा नहीं चाहिए. C equal to Q by V. So Q equal to CV. CV. Very good. 2 epsilon 0 sigma. What is sigma? Q by A. Q by A. ठीक है. हाँ ठीक है. एक काम और करो, यहाँ पे डी भी दिख रहा है ना आपको, तो इधर डी से और डी से मल्टीप्लाई कर लो ना नीचे, क्योंकि ए एप्सिलॉन 0 बाय डी क्या होता है? सी होता है. तो ये सी और ये सी क्या हो जाएगा? कैंसिल. ठीक है, तुमको अलग तरीके से करना है, डज नॉट मैटर, आंसर तो हो जाएगा. हो गया ऐसा? व्हाट इज क्यू अगेन? सीवी. तो क्यू इज अगेन सीवी. तो क्या हो गया? सीवी स्क्वायर बाय 2d. सीवी स्क्वायर बाय 2d कहाँ पे है? सीवी स्क्वायर बाय 2d ऑप्शन है. तो ऐसा भी कर सकते हो. So that's it for today.